नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश गोरक्षकर जी, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ से। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में आज भी हमने थोड़ा एक उतार-चढ़ाव जैसा रुख दिखा है। तो इसको लेकर के क्या नज़रिया बन रहा है आपका? क्योंकि इन स्तरों पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक अंडरटोन बाज़ार के अंदर, ख़ास करके ब्रॉडर मार्केट में, वो थोड़ा हिचक वाला या थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग वाला या थोड़ा कहीं डर वाला है। और दूसरी तरफ जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच बाज़ार की असली सूरत आप क्या देख रहे हैं? अविनाश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी, सॉरी। देखिए राजीव, पहली बात तो अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई कंपनीज़ में किस प्रकार की बिकवाली हुई है। इनफैक्ट आज मैं देख रहा था मार्केट को, तो एसएमई कंपनी जो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, वहाँ पे भारी बल्कम बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला और ये इसलिए भी है क्योंकि सेबी ने कहा है कि एसएमई कंपनीज़ के वैल्यूएशंस बाकी हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़े से और प्रोसीजर्स टाइट करने पड़ेंगे। प्लस अभी हाल ही में हमने देखा कि जेएम फाइनेंशियल को फंडिंग के लिए बैन किया गया है। आईएफएल फाइनेंस को गोल्ड फाइनेंस के लिए बैन किया है। तो कहीं न कहीं रेगुलेटर चाहता है कि मार्केट्स थोड़े से रेगुलेट हो, रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे प्रोटेक्ट हो। तो इस कारण से काफ़ी भारी बिकवाली आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई कंपनीज़ में देखने को मिला और ये जो प्रेशर है मुझे लगता है बहुत जल्दी खत्म होएगा ऐसा लग नहीं रहा है। अभी भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यूड है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखिए मौका निवेश का ज़रूर है, निचले लेवल पे मौके ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादातर लार्ज कैप पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी मौके अच्छे हैं। ऑटो सेक्टर को देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई कंपनी से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बट हाँ, थोड़ा-सा आपको जो ब्रॉडर इंडेक्स में दिखता नहीं है, वो ब्रॉडर मार्केट में इन कंपनीज़ में काफ़ी बड़ी ऊपरी लेवल से पिटाई हो चुकी है और ये हो आगे भी चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप पे फ़ोकस करिए और मार्केट का मूड जो है, वो मेरे ख्याल से अभी तभी सुधरेगा जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो जाएँगे, जो हमको लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में होपफुली अनाउंस हो जाएँगे। उसके बाद मार्केट इलेक्शन को बेट करेगा। दूसरी एक बात जो बताना चाहता हूँ कि यूएस में इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ गया है। अभी डाउ और ना नैस्डैक ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंट्रोल हो रहा है। मार्केट्स ने उनको अच्छी तरह से ग्रिड किया है। इसका इम्पैक्ट आपको शायद कल के बाज़ार में, हमारे बाज़ार में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे कम होता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी रेट कट्स की उम्मीद सारे बाज़ार लगाएँगे। जी। इन्फ्लेशन के आंकड़े तो अपने यहाँ भी आने वाले हैं तो मैं इस समय देख नहीं पाया कि आ चुके हैं, आज ही शायद आने थे। यस फरवरी में थोड़ा-सा कम हुआ है 5.09% का है और आईआईपी की ग्रोथ भी आपको 3.8% की दिख रही है। तो ये दोनों नंबर और साथ में अमेरिका में जो एक्सपेक्टेशन है, उनको देखते हुए क्या मतलब एक ब्रॉडर कॉल क्या रहेगी? अ, अगर इन्फ्लेशन बेनाइन हो रहा है, आपके सामने इलेक्शन है जिसमें अनसर्टेनिटी इस बार लोग नहीं मान रहे हैं और जो आपके पास ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इन सबको मिला-जुला करके अभी बाज़ार में करना क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बाज़ार में जब इन्फ्लेशन कम होता है तब इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं और मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, ऑटो हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, सीमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपको फ़ोकस रखना है और देखिए मुझे लगता है कि अ, ग हालाँकि यूएस का इकोनॉमी का पिक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी जिस प्रकार से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मैनेज किया है, प्लस जिस प्रकार से ग्रोथ नंबर्स अभी आ रहे हैं, जैसे जीएसटी का नंबर आप देख लीजिए। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस देखिए जो दिसंबर क्वार्टर आया था, काफ़ी अच्छी तरह से मोटा-मोटी काफ़ी कंपनीज़ ने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, ग्रोथ कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। तो मेरा ख्याल है कि देखिए जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहाँ पे तो पहला असर इसका आएगा। बैंकों के लिए भी अच्छी बात रहेगी क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तभी हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस इसकी भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती है। और गवर्नमेंट ने इस साल जो इंटरिम बजट दिया है, इसमें तो ऑलरेडी 11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। तो कहीं न कहीं मार्केट ये उम्मीद के लगा रहा है कि अगले साल भी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
होपफुली कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और इलेक्शन के बाद जो बजट आएगा राजीव, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेगी कि वो मार्केट फ्रेंडली और इकोनॉमी ओरिएंटेड बजट हो, जहाँ पे ग्रोथ को गवर्नमेंट ज़्यादा अहमियत दे। तो नेट-नेट मुझे लगता है कि देखिए ऐसी जो वोलेटाइल मार्केट्स में अगर किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो कम से कम 6-12 महीने की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हो, तो आपको इस मौके का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए, हालाँकि थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इलेक्शन का जो फ़ोरकास्ट है, देखिए अभी सारे लोग मान के चल रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट के ऊपर मिलेगी। अभी अगर 400 सीट नहीं मिलते, तो हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा झटका लगे, बट अदरवाइज़ ये वन साइडेड इलेक्शन लग रहा है, जहाँ पे सभी को पता है कि मोदी जी वापस आएँगे, बीजेपी वापस नई सरकार बनाएगी। तो ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो होगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और उससे मार्केट्स में बहुत ज़्यादा आपको शायद वोलेटिलिटी आने वाले हफ्ते या महीनों में देखने को मिले। बट डेफिनिटली इलेक्शन होने के बाद मार्केट्स एक अच्छी रुझान लेके वापस रीरेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन ऑफ विक्ट्री और आगे की जो ग्रोथ पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करे। जी। तो ऐसे में अविनाश जी, क्या इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अभी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, जिस भी तरीके से आप बताना चाहें, कि भई अगर किसी को ट्रेडिंग ही करनी है अगले 3 महीने के लिए, मान लीजिए अब हम मार्च में हैं ऑलरेडी, मई की या जून की सीरीज़ को ध्यान में रख कर के कोई ट्रेडिंग करना चाहे, उसके हिसाब से अगर कुछ आप बताना चाहें, या ये देखिए, मुझे इन्वेस्टमेंट लगता है पोर्टफोलियो के लिहाज देखिए से राजीव जी, है। मुझे लगता है कि 50% जी, नहीं, बिल्कुल देखिए अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी अगर आपको पैसा निवेश करना है तो 30-40% अभी आप निवेश अभी कर सकते हैं क्योंकि देखिए बाज़ार जब वोलेटाइल होते हैं, जब काफ़ी बुरी तरह से पिटाई होती है, गिरते जैसे आज हमने देखा स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमई कंपनीज़ में गिरावट है। ओवरऑल मार्केट का जो रुख है वो आज क्लियरली इंडेक्स मैनेज दिख रहा था क्योंकि कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक चला, उसके बाद रिलायंस चला। तो कहीं न कहीं देखिए इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है लेकिन अभी भी लोगों का थोड़ा बहुत एक कॉशियस स्टांस है क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हम ये नहीं जान सकते कि वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये जो मैंने आपको कहा कि अगर मोदी जी को 400 सीट नहीं मिलती, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा एक झटका और गिरावट इमीडिएटली इलेक्शन के बाद देखने को मिले। हालाँकि गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी। तो मैं कहूँगा कि 30-40% पैसा अभी लगाइए, इलेक्शन होने के बाद थोड़ा-सा और पैसा लगाइए। बट जो सेक्टर्स हमको अच्छे लग रहे हैं, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे, वो ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स है, सीमेंट है, उसके बाद रियल एस्टेट है, ऑटो कंपोनेंट्स है। जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, वहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव हमको अभी भी लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे कि मेटल है फार्मा है, उसके बाद टिपिकली आईटी सर्विसेज है, यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशन एक्सरसाइज करिए क्योंकि अभी भी ग्लोबल हेडविंड्स अभी भी प्रेज़ेंट है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में भरपूर तेज़ी आ गई है, आप यूएस देखिए, यूरोप देखिए, तो ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है। तो ये सारे सेक्टर्स में जो लार्ज कैप कंपनीज़ है, वहाँ पे निवेश थोड़ा कर सकते हैं। थोड़ा इलेक्शन के बाद करने का स्ट्रैटेजी सही रहेगा क्योंकि पूरा पैसा इलेक्शन के पहले इन्वेस्ट करना शायद एक स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। जी। तो आईटी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक जितने सेक्टर्स का नाम लिया उसमें आईटी का ज़िक्र कहीं नहीं आया, जबकि ये एक बड़ा सेक्टर है। देखिए, मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रोथ कोशंट हम नॉर्मली सेक्टर में ढूँढते हैं, कंपनी में ढूँढते हैं, वो अभी भी मिसिंग है। देखिए आज जैसे मैं कहूँ कि आज आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा उछाल दिखाया, टीसीएस की अच्छी बढ़त थी, इन्फोसिस की बढ़त थी, लेकिन ये मोमेंटरी गेन है। देखिए हम मार्केट को रोज मॉनिटर करके उसका एक व्यू बना नहीं सकते। लेकिन एक बात तो मैं बता सकता हूँ कि जहाँ पे भी ग्रोथ नंबर्स थोड़े से अभी भी अनसर्टेन है, वीक है, वहाँ पे मार्केट को इन स्टॉक्स और सेक्टर्स को रीरेट करने में थोड़ा समय लगेगा। अभी मार्च के क्वार्टर के नंबर आएँगे, हमको देखना देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक कितनी है, नए क्लाइंट्स कितने कंपनी ने अनाउंस किया है। जैसे कि आप इन्फोसिस की बात करिए, तो इन्फोसिस ने तो अपना डॉलर गाइडेंस भी कम कर दिया है, मार्जिन प्रेशर भी है। टीसीएस में भी हमको लग रहा है कि देखिए कंपनी तो अच्छी है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है 6 से 8 महीने के लिए एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहे। तो हमको लग नहीं रहा है कि अभी इमीडिएटली पैसा लगाना चाहिए, थोड़ा-सा समय रुकिए। मुझे लगता है कि आपको और थोड़े निचले लेवल लेवल्स खरीदने के मौके मिलेंगे और जिनको बिल्कुल कॉन्ट्रा बेट लेना है, वो थोड़ा-सा निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि आप लार्ज कैप आईटी में ही फोकस करिए, जैसे कि इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, क्योंकि यही से मुझे लगता है कि पहला ग्रोथ सिग्नल आपको मिलेगा, उसके बाद छोटी आईटी कंपनीज़ चलेगी। तो आईटी में ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से नेगेटिव है, बट अगले 3-6 महीने हमको थोड़ा-सा नंबर्स पे कॉन्फिडेंस आने के बाद ही हम पूरी तरह से इसमें पॉजिटिव हो जाएँ। जी। और बैंकिंग में किस तरह का बिहेव रहेगा? इंटरेस्ट रेट तो वो भी है, ज़ाहिर-सी बात है इंटरेस्ट रेट का सीधा ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से ही सबसे पहले होता है।
तो अगर इंटरेस्ट रेट को आप नीचे जाते हुए देखते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए किस तरह से प्ले आउट करेगा? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए मुझे लग रहा है कि 2 बड़े ट्रिगर्स हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट्स कटौती होती है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो हमने नॉर्मली देखा है कि जो बोरोवर होते हैं, वो काफ़ी जल्दी अपना कैपेक्स प्लान या अगर हम इंडिविजुअल्स की भी बात करें, तो हाउसिंग फाइनेंस जैसा सेगमेंट है, वहाँ पे आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सरकारी बैंक्स हैं, वो अभी भी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है। देखिए, 10 साल पहले की बात अलग थी कि जब भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत खराब थी, एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम था, काफ़ी बड़े राइट ऑफ्स ये बैंक्स लेते थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में सारे छोटे-बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत काम बैलेंस शीट पे किया है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी अभी भी अपसाइड बाकी है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो हमको लग रहा है देखिए यहाँ पे एक थोड़ा-सा ट्रेंड में हमने कंसोलिडेशन देखा है जैसे एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। यहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन छोटे बैंक्स में जैसे फेडरल बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो सरकारी बैंक है, यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स ये बैंक लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से डिक्लेयर कर रहे हैं और ये ट्रेंड आगे भी चलेगा। तो बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकारी बैंक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो छोटे बैंक्स हमने आपको बताए, वहाँ पे भी एक थोड़ा निवेश का मौका बन सकता है क्योंकि इकोनॉमी अगर 6 साढ़े 6 7% बढ़ती है, तो इसका पहला बेनिफिशियरी बैंकिंग सेक्टर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जी।